हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ स्वीटी भाटी। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस का पार्ट नंबर 2 पढ़ाऊंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर सकते हो, जिससे फ्यूचर में आने वाले सारी वीडियो के अपडेट्स आपको मिल सकें। तो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। तो पहले हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो द फूड मटेरियल टेकन इन ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन के प्रोसेस के दौरान जो हमने खाना खाया था, फूड मटेरियल लिया था बॉडी में, इज़ यूज इन सेल्स। वो सेल्स यूज़ करेंगे उस फूड को किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड एनर्जी। से हमें एनर्जी मिलेगी किस चीज़ के लिए? वो वेरियस लाइफ प्रोसेसेस, जो हमारी बॉडी में जितने भी लाइफ प्रोसेसेस होती है, जैसे कि रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, ये सब चीज़ों के लिए एनर्जी का यूज़ होगा। वो एनर्जी कहाँ से मिलेगी? फूड मटेरियल से। डाइवर्स ऑर्गेनिज्म डू दिस इन डिफरेंट वेज। अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरीके से इस चीज़ को करते हैं, एनर्जी गेन करते हैं। कैसे? सम यूज़ ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज कम्प्लीटली इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कुछ ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं? ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं ग्लूकोज को तोड़ने के लिए। किसके अंदर? कम्प्लीटली तोड़ने के लिए किसके अंदर? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। सम यूज़ अदर पाथवेज। कुछ ऑर्गेनिज्म दूसरा पाथवे यूज़ करते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ नहीं होता है। जैसे हम पढ़ेंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवे से ग्लूकोज कैसे कैसे टूटता है, अलग अलग तरीके हैं उसके टूटने के। जैसे ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, जैसे पता है 6C6H12O6 है। ये साइटोप्लाज्म के अंदर ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है किस चीज़ के अंदर? मतलब ग्लूकोज एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो ब्रेक डाउन हो जाता है पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर प्लस एनर्जी के अंदर। और ये प्रोसेस कहाँ चलती है? साइटोप्लाज्म के अंदर। अब पायरुवेट का ब्रेक डाउन होता है या पायरुवेट कन्वर्ट होता है ऑक्सीजन की एब्सेंस में, वो भी ईस्ट के अंदर। किस चीज़ के अंदर कन्वर्ट होता है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड, एनर्जी के अंदर, जो कि क्या है? 2 कार्बन मॉलिक्यूल है। अब अगर ये पायरुवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की एब्सेंस हो, जैसे कि हमारी मसल सेल्स में होता है, तो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? लैक्टिक एसिड और एनर्जी के अंदर, जो कि क्या है? 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। और अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, तो ये पायरुवेट किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। अब यही चीज़ लिखी हुई है इन ऑल केसेस। सारे केसेस में क्या होता है? पहला स्टेप क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले क्या होता है? ग्लूकोज टूटता है, जो कि एक 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल के अंदर, जिसका नाम क्या है? पायरुवेट। दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। ये प्रोसेस कहाँ होती है? साइटोप्लाज्म में होती है। उसके बाद क्या होता है? जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? इथेनॉल के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। तो ये प्रोसेस कहाँ होती है? ईस्ट के अंदर होती है, बट ड्यूरिंग फर्मेंटेशन, मतलब फर्मेंटेशन के दौरान। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ एयर ऑक्सीजन। जो प्रोसेस है वो एयर के एब्सेंस या ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एनारोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। अब और तरीके से कैसे टूट सकता है पायरुवेट? ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट यूजिंग ऑक्सीजन। अगर पायरुवेट का ब्रेक डाउन हो रहा है ऑक्सीजन का यूज़ करके, तो वो कहाँ होता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। इस प्रोसेस में क्या होता है कि जो दिस प्रोसेस ब्रेक्स अप द 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल। इस प्रोसेस में 3 कार्बन पायरुवेट मॉलिक्यूल होता है, वो किसके अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है? 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर के अंदर। सिंस दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। ये जो प्रोसेस है वो कहाँ होती है? एयर के प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होती है, इसलिए इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एरोबिक रेस्पिरेशन बोलते हैं। द रिलीज ऑफ एनर्जी इन दिस एरोबिक प्रोसेस। जो एनर्जी रिलीज होती है एरोबिक प्रोसेस के दौरान, वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में? एनारोबिक प्रोसेस के कंपैरिजन में। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ लैक ऑफ ऑक्सीजन इन आवर मसल सेल्स, कि हमारे मसल सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अनदर पाथवे फॉर द ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट इज टेकन। उस टाइम पे क्या करते हैं? पायरुवेट को तोड़ने के लिए दूसरा पाथवे का यूज़ करते हैं। उसमें क्या होता है? इस पाथवे में जो पायरुवेट है वो कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर? लैक्टिक एसिड के अंदर। और लैक्टिक एसिड भी क्या है? एक 3 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस बिल्डअप ऑफ लैक्टिक एसिड इन अवर मसल्स। कभी कभी क्या होता है? जैसे सडन एक्सरसाइज हम स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है? हमारे मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिससे हमें क्या होता है? मसल क्रैम्प्स होने स्टार्ट हो जाते हैं। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन के दौरान जो एनर्जी रिलीज होती है वो इमीडिएटली कहाँ यूज़ होती है? मॉलिक्यूल बनाने में। कौन सा मॉलिक्यूल? एटीपी। एटीपी मतलब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसका काम क्या होता है? हमारे सेल्स के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको फ्यूल अप करते हैं, मतलब उसको प्रमोट करते हैं, उसके पावर बढ़ाते हैं, ताकि जितनी भी एक्टिविटीज सेल में वो हो सके। इन प्रोसेस में क्या होता है? एटीपी इज ब्रोकन डाउन गिविंग राइज टू अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी। एटीपी टूट जाता है जिससे क्या मिलती है? हमें
फिक्स्ड अमाउंट मिलती है एनर्जी की, जिससे जितने भी सेल्स में जो भी रिएक्शंस हो रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो हो सकें। अब व्हाट इज़ एटीपी? एटीपी क्या होता है? एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी फॉर मोस्ट सेलुलर प्रोसेसेस। सेल्स में जो भी प्रोसेसेस होती हैं उसको करवाने का काम एटीपी ही करता है, क्योंकि एटीपी के पास क्या होता है? एनर्जी होती है। द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, जो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के दौरान, वो कहाँ यूज़ होती है? एटीपी मॉलिक्यूल बनाने में यूज़ होती है। वो किससे बनता है एटीपी मॉलिक्यूल? एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट से। एंडोथर्मिक प्रोसेसेस इन द सेल, जो एंडोथर्मिक प्रोसेस होती हैं सेल के अंदर, वो क्या करते हैं? उस एटीपी को यूज़ करती है रिएक्शंस को करवाने के लिए। अब व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर, जो एटीपी के अंदर जो फॉस्फेट का लिंक होता है, जो एंड वाला टर्मिनल साइड पर जो लिंकेज होती है, अगर वो टूट जाए वाटर का यूज़ करके, तो एनर्जी रिलीज होती है। कितनी एनर्जी रिलीज होती है? 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी क्या होती है? रिलीज होती है। अ बैटरी कैन प्रोवाइड एनर्जी फॉर मैनी डिफरेंट काइंड ऑफ यूजेस। बैटरी एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों के यूज़ के लिए, जैसे कि मैकेनिकल एनर्जी के लिए, लाइट एनर्जी के लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के लिए। सिमिलरली एटीपी कैन बी यूज्ड इन द सेल्स। एटीपी सेल्स के अंदर अब यूज़ की जा सकती है किस चीज़ के लिए? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स, मसल्स से सिकुड़ने के लिए, प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन के बनाने के लिए, कंडक्शन नर्व इम्पल्सेस, जो नर्व्स में जितने भी इम्पल्सेस होते हैं उन्हें कंडक्ट करने के लिए बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसके लिए एटीपी का यूज़ होता है सेल्स के अंदर। सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड्स ऑन ऑक्सीजन, जो एरोबिक पाथवे जो होता है उसका जो ऑक्सीजन पर डिपेंड करता है, तो एरोबिक ऑर्गेनिज्म जो होती है उनको देखना पड़ता है कि उनको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी तभी तो वो एरोबिक प्रोसेस हो पाएगा। अब है प्लांट्स एक्सचेंज गैसेस थ्रू स्टोमेटा, जो प्लांट्स है वो गैसेस किसके थ्रू एक्सचेंज करते हैं? स्टोमेटा के थ्रू। एंड द लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल सेल्स आर इन कॉन्टैक्ट विद एयर, और उनके बीच में बड़ा बड़ा मतलब लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, दो सेल्स के बीच में स्पेस होता है, उसे इंटरसेलुलर स्पेस बोलते हैं। वो इंश्योर करता है कि जितने भी सेल्स हैं वो एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज हो सके। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज बाय डिफ्यूजन हेयर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का यहाँ पर क्या होता है? एक्सचेंज होता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के थ्रू। दे कैन गो इनटू सेल्स, वो सेल के अंदर भी जा सकते हैं, और अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर। अब हमें पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और प्लांट्स ऐसा ही करते हैं बट उल्टा तरीके से करते हैं। प्लांट्स क्या करते हैं? प्लांट्स ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो ये सब चीज़ों में डिफ्यूजन का यूज़ होता है। द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड्स अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। जो डिफ्यूजन की डायरेक्शन है वो किस पर डिपेंड करती है? एनवायरमेंट की कंडीशंस पे और प्लांट की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स उसके ऊपर। एट नाइट, जब रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है, हमें पता है फोटोसिंथेसिस दिन में होता है जब सनलाइट का यूज़ होता है, क्योंकि रात में सनलाइट तो मिलेगी नहीं। तो जब रात में जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, यही मेजर एक्सचेंज होता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है प्लांट्स में से। ड्यूरिंग द डे, दिन के दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होती है, रेस्पिरेशन होता है, तो उसका यूज़ कहाँ होता है? फोटोसिंथेसिस में यूज़ होता है। तो जनरेट होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज तो होगी नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, रिलीज़ नहीं होगी, तो उस टाइम पे क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज़ होती है। तो ऑक्सीजन प्लांट्स रिलीज़ करते, तभी तो ऑक्सीजन हम ले लेते हैं, तभी तो हम सांस ले पाते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है हमारे पास। एनिमल्स हैव इवॉल्व डिफरेंट ऑर्गन्स फॉर द अपटेक ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एनवायरनमेंट। एनिमल्स ने अलग अलग ऑर्गन्स इवॉल्व कर रखे हैं जिससे कि वो एनवायरनमेंट में से ऑक्सीजन ले सके और जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में उससे छुटकारा पा सकें। टेरेस्ट्रियल एनिमल जो ज़मीन पर रहते हैं कैन ब्रीथ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है उसको ब्रीथ कर सकते हैं, सांस ले सकते हैं, जैसे हम भी यही करते हैं। बट एनिमल्स जो पानी में रहते हैं दैट लिव इन वाटर, उन्हें क्या करना पड़ता है? जो ऑक्सीजन पानी में डिजॉल्व है उसका यूज़ करना पड़ता है सांस लेने के लिए। अब ऑपरकुलम क्या होता है? ऑपरकुलम होता है जो गिल स्लिट्स को कवर करता है। सिंस द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एयर, जो डिजॉल्व ऑक्सीजन का अमाउंट है वो कम होता है उसके अंदर, पानी के अंदर, एज़ कम्पेयर टू जो हवा में होता है। इसलिए जो जितने भी एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो तेज़ तेज़ सांस लेते हैं, क्योंकि जो पानी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन है वो कम है। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू देयर माउथ्स, जो मछलियाँ होती हैं पानी लेती हैं अपने मुंह के थ्रू, एंड फोर्स इट पास टू द गिल्स, उसे फोर्सफुली कहाँ भेजती हैं? गिल्स में भेजती हैं, जहाँ पर जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसे उस ऑक्सीजन को ब्लड ले लेता है।
टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल मतलब जो ज़मीन पर रहते हैं, स्थलीय बोल सकते हैं, यूज़ द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर फॉर रेस्पिरेशन। जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसका यूज़ करते हैं किस चीज़ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन्स इन डिफरेंट एनिमल्स। ये जो ऑक्सीजन है वो अलग अलग जानवरों में अलग अलग ऑर्गन्स के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव अ स्ट्रक्चर दैट इंक्रीजेज द सरफेस एरिया। जितने भी जो भी ऑर्गेनिज्म हैं जिसके जो ऑर्गन्स हैं उनका स्ट्रक्चर ऐसा होता है जिससे सरफेस एरिया बढ़ सके, जिससे कि वो मतलब उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिल सके, जो कि कांटेक्ट हो किस साथ, ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के साथ उनका कांटेक्ट हो। इसलिए इनकी स्ट्रक्चर ऐसी होती है जिससे इनका सरफेस एरिया बढ़ा हुआ हो। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज़ टू टेक प्लेस अक्रॉस द सरफेस, जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का वो सरफेस के थ्रू होता है। तो जो सरफेस होती है बहुत ही फाइन और डेलिकेट होती है, तो इस सरफेस को प्रोटेक्ट करने के लिए इट इज़ यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, तो ये बॉडी के अंदर प्लेस होती है। सो देयर हैव टू बी पैसेजेस दैट विल टेक एयर टू दिस एरिया, तो इसलिए एक पैसेजेस होते हैं जो एयर को उस एरिया तक लेके जाते हैं। इन एडिशन देयर इज़ अ मैकेनिज्म फॉर मूविंग द एयर इन एंड आउट ऑफ दिस एरिया, इसलिए हम बॉडी में एक मैकेनिज्म होता है जिससे कि जो हवा को अंदर बाहर कर सके, और मतलब हमें हवा से ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन को हम एब्जॉर्ब कर सकें। अब ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इसके अंदर देख सकते हैं नेसल पैसेज है, ये माउथ कैविटी, ये फेरिंग्स, ये लैरिंग्स, ये ट्रैकिया, ये कार्टिलेज के रिंग्स दिख सकते हैं आपको, ये दिख रहे हैं, ये लंग्स हैं, ये रिब्स, ये डायाफ्राम, एल्वियोलर सैक, जो ऐसे ऐसे करके ही एल्वियोलर सैक है। उसके बाद ये ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई के बाद ब्रोंकियोल्स होते हैं, जैसे इसमें देख सकते हैं, ये तो एल्वियाई हो गए मैंने आपको बताया अभी, और ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स हो गए। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर क्या होता है, एयर इज टेकन इनटू द बॉडी, एयर बॉडी के अंदर ली जाती है, किसके थ्रू, नोस्ट्रिल्स के थ्रू। द एयर पासिंग थ्रू द नोस्ट्रिल्स, जो हवा नोस्ट्रिल से आ रही है, इज फिल्टर्ड बाय फाइन हेयर्स दैट लाइन्स द पैसेज। जो हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं ना, उसकी बात कर रहे हैं कि हमारे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं। द पैसेज इज़ ऑल्सो लाइंड विद म्यूकस विच हेल्प इन दिस प्रोसेस, तो इस पैसेज जो हमारा मतलब हवा नाक से अंदर जा रही है, उसके अंदर इस पैसेज के अंदर म्यूकस भी होता है जो कि हेल्प करता है इस प्रोसेस के होने में। अगर क्योंकि सूखा सूखा रहेगा तो ये पैसेज ईजिली नहीं हो पाएगा। उसके बाद द एयर पासिस थ्रू द थ्रोट, जो हवा है वो जाती है थ्रोट में, उसके बाद लंग्स में। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट के अंदर क्या है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं। ये किस लिए होते हैं रिंग्स ऑफ कार्टिलेज, कि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो जाए। विद इन द लंग्स के अंदर क्या होता है, जब पैसेज जा रहा है मतलब जो एयर पास हो रही है वो किसके अंदर डिवाइड हो जाता है, डिवाइड्स इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स में हो जाता है, जो लास्ट में क्या जाता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर में पहुंच जाता है, जिसको क्या बोलते हैं, एल्विलाई, या सिंगुलर क्या बोलते हैं, एल्विलस बोलते हैं। जो एल्विलाई क्या करती है, एक सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पर क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। द वॉल्स ऑफ द एल्विलाई कंटेन एन एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स, जो एल्विलाई की वॉल्स होती है उसके अंदर क्या होता है, ब्लड वेसल्स का एक एक्सटेंसिव नेटवर्क होता है। व्हेन वी ब्रीथ इन, जब हम सांस लेते हैं, वी लिफ्ट अवर रिब्स, हमारी रिब्स ऊपर चली जाती हैं, और डायफ्राम क्या होता है, फ्लैटन मतलब नीचे हो जाता है। तो चेस्ट कैविटी, हम जब सांस ले रहे हैं हमारी रिब्स उठ जाएंगी, लिफ्ट हो जाएंगी, तो चेस्ट कैविटी क्या होती है, बड़ी हो जाएगी। बिकॉज ऑफ दिस एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स, इस वजह से क्या होता है कि जो हवा है हमारे लंग्स में चली जाती है और जो हमारे एल्विलाई है उसको फिल कर देती है। द ब्लड ब्रिंग्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द बॉडी, जो ब्लड है हमारा पूरी बॉडी में से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आता है और उसको कहाँ छोड़ता है, एल्विलाई के अंदर छोड़ता है। और जो ऑक्सीजन होती है एल्विलर एयर में, एंड द ऑक्सीजन इन द एल्विलर एयर इज टेकन अप बाय द ब्लड, तो ब्लड ले लेता है इन द एल्विलर वेसल्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द सेल्स इन द बॉडी। मतलब जो ऑक्सीजन है एल्विलर एयर के अंदर उससे ब्लड ले लेता है और ब्लड के अंदर से एल्विलर ब्लड वेसल्स में जाके ये हमारी बॉडी की हर एक सेल में ऑक्सीजन को पहुंचा देते हैं। ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, जब ब्रीदिंग साइकिल होती है, जब हवा ली जाती है बाहर छोड़ी जाती है, द लंग्स ऑलवेज कंटेन अ रेजिडुअल वॉल्यूम ऑफ एयर, लंग्स के अंदर थोड़ा बहुत अमाउंट में एयर बच जाती है, रखते हैं, सो दैट वो किस लिए, देयर इज सफिशिएंट टाइम फॉर ऑक्सीजन टू बी एब्जॉर्ब, जिससे कि ऑक्सीजन का एब्जॉर्ब होने के लिए सफिशिएंट टाइम अवेलेबल रहे और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के लिए भी सफिशिएंट टाइम रहे। व्हेन द बॉडी साइज ऑफ एनिमल्स इज लार्ज, अगर एनिमल्स की बॉडी साइज ज़्यादा है, बड़ी है, द डिफ्यूजन प्रेशर अलॉन कैन नॉट टेक केयर ऑफ ऑक्सीजन डिलीवरी टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, तो जो डिफ्यूजन है वो उसका काम नहीं हो पाएगा, मतलब वही
बॉडी के हर एक पार्ट में ऑक्सीजन को नहीं पहुंचा पाएगा अगर बॉडी जो है साइज बॉडी का एनिमल्स का बड़ा है। इसलिए क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट्स होते हैं वो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं और फिर उसको टिश्यू में पहुंचा देते हैं जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है बिफोर रिलीजिंग इट। चेक कट कर देना। इन ह्यूमन बींग्स के अंदर रेस्पिरेटरी पिगमेंट क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है, जिसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ये पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा सॉल्युबल होता है वाटर में एज कम्पेयर ऑक्सीजन, इसलिए क्या होता है, ये मोस्टली ट्रांसपोर्टेड इन द डिजॉल्व फॉर्म में ही ट्रांसपोर्ट होता है हमारे ब्लड के अंदर। यूजिंग टोबैको का डायरेक्टली यूज़ करना या फिर कोई भी प्रोडक्ट टोबैको का इन द फॉर्म ऑफ सिगार, सिगरेट्स, बीडीज, हुक्कास, गुटखा, ये सब क्या है, हार्मफुल होते हैं। ये तो कॉमन सेंस से पता होगा आप लोगों को। यूज़ ऑफ टोबैको मोस्ट कॉमनली अफेक्ट्स द, टोबैको का यूज़ करते हैं जो लोग, कॉमनली क्या अफेक्ट होता है उससे, टंग, लंग्स, हार्ट और लीवर। स्मोकलेस टोबैको, जो स्मोकलेस टोबैको होता है वो भी रिस्क फैक्टर होता है किसके लिए, हार्ट अटैक्स के लिए, स्ट्रोक्स के लिए, पल्मोनरी डिजीज़ और बहुत सारे टाइप के कैंसर्स के लिए। देयर इज़ अ हाई इंसिडेंस ऑफ ओरल कैंसर इन इंडिया में बहुत ज़्यादा ओरल कैंसर होता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पर टोबैको को चबाते हैं किसके फॉर्म में, गुटखा के फॉर्म में, इसलिए बोलते हैं स्मोकिंग इज़ इंजूरियस टू हेल्थ। लंग कैंसर इज़ वन ऑफ द कॉमन कॉज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड। हमारे वर्ल्ड में जो लंग कैंसर है वही कॉमन कॉज ऑफ डेथ का, वो किस लिए, द अपर पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अपर पार्ट होता है उसके अंदर क्या होता है, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसको क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। ये सीलिया क्या करते हैं, जर्म्स को रिमूव करने में, डस्ट को रिमूव करने में, बहुत सारे हार्मफुल पार्टिकल्स को रिमूव करने में, जो हम सांस लेते हैं उसके साथ बहुत सारे डस्ट जर्म्स वगैरह भी आते हैं, उनको रिमूव करने में सीलिया हेल्प करते हैं। तो जो स्मोकिंग करते हैं वो उनको क्या करते हैं, उन बालों को, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जर्म्स हो गया, डस्ट हो गया, स्मोक हो गया, बहुत सारे हार्मफुल केमिकल्स क्या करते हैं, लंग्स में एंटर कर जाते हैं, जिसकी वजह से इन्फेक्शन, कफ और इवन लंग कैंसर भी हो जाता है। इफ़ द एल्वुलर सरफेस वर स्प्रेड आउट, अगर जो एल्वुलाई का जो सरफेस है उसको अगर स्प्रेड कर देते, फैला देते हैं, तो उसका कितना कवर कर सकता है वो, 80 मीटर स्क्वायर। इसलिए एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर्स, इसलिए क्या होता है, एक्सचेंज, जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो एफिशिएंटली होता है बिकॉज ऑफ द लार्जर सरफेस एरिया अवेलेबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा होता है जिससे कि गैसेस का एक्सचेंज ईजिली हो सके। इफ़ डिफ्यूजन वर टू मूव ऑक्सीजन इन आवर बॉडी, अगर डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि ऑक्सीजन को हमारे बॉडी में मूव करवाना है, तो हम कह सकते थे, एस्टिमेट कर सकते थे कि 3 साल लगते एक ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को पहुँचने के लिए, कहाँ से, हमारे टोज से लेके टू गेट टू अवर टोज फ्रॉम अवर लंग्स, हमारे लंग्स से हमारे टोज तक पहुँचने के लिए, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को पहुँचने के लिए हमें 3 साल लग जाते हैं। अब व्हाट इज़ ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन ह्यूमन बींग्स में कैसे होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट फूड, ऑक्सीजन, वेस्ट मटेरियल इन अवर बॉडी, जो ब्लड है वो ट्रांसपोर्ट करता है किसको, फूड को, ऑक्सीजन को, वेस्ट मटेरियल को हमारी बॉडीज़ में। जो ब्लड क्या है, एक फ्लूइड कनेक्टेड टिश्यू है। ब्लड कंसिस्ट ऑफ ए फ्लूइड मीडियम, ब्लड के अंदर फ्लूइड मीडियम होता है जिसको बोलते हैं प्लाज्मा, जिसके अंदर बाकी सारे सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, प्लेटलेट्स, ये सारे क्या होते हैं, रहते हैं। प्लाज्मा क्या करता है, ट्रांसपोर्ट करता है फूड को, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजनस वेस्ट को, किसके फॉर्म में, डिजॉल्व फॉर्म में। ऑक्सीजन इज कैरिड बाय द आरबीसीज, ऑक्सीजन को कैरिड कौन करता है, आरबीसी करता है। मैनी अदर सब्सटेंसेस लाइक सॉल्ट्स, बहुत सारे सब्सटेंस जैसे कि सॉल्ट्स, वो भी ट्रांसपोर्ट होते हैं किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। वी नीड अ पंपिंग ऑर्गन टू पुश ब्लड अराउंड द बॉडी, हमें क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन चाहिए जिससे कि हम ब्लड को पुश कर सकें पूरी बॉडी में। अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स का नेटवर्क हो टू रीच ऑल द टिश्यूज, जो सारे टिश्यूज में पहुँच सके। एंड अ सिस्टम इन प्लेस टू इंश्योर दैट दिस नेटवर्क कैन बी रिपेयर्ड इफ़ डैमेज, और एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो इंश्योर कर सके कि अगर ये नेटवर्क जो भी जाएगा, मतलब ब्लड को पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट कराने में जो सिस्टम है, अगर वो डैमेज भी हो जाता है तो वो रिपेयर भी हो सके। अवर पंप, मतलब जब ब्लड को पंप करता है, जिसके हमारा हार्ट क्या है, एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि कितना बड़ा होता है, हमारे मुट्ठी के जितना होता है। बिकॉज बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैव टू बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इसलिए हार्ट के अंदर क्या होता है, डिफरेंट चैम्बर्स होते हैं जिससे कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड से मिक्स ना हो सके। अभी हमारा हार्ट है, ये ऊपर एओर्टा, पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वीन्स, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल,
ये वीना कावा फ्रॉम अपर बॉडी, वीना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी, और ये सेप्टम है जो कि डिवाइडिंग वॉल होती है। द कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड, जो कार्बन डाइऑक्साइड जिस ब्लड में होता है उसको क्या करना पड़ता है, लंग्स पे पहुंचना पड़ता है। क्यों पहुंचना पड़ता है कि लंग्स से जो है कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव हो जाएगी। रीच द लंग्स फॉर द कार्बन डाइऑक्साइड टू बी रिमूव करने के कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को कहाँ जाना पड़ता है, लंग्स के पास जाना पड़ता है। एंड द ऑक्सीजनेटेड ब्लड, लंग्स के पास जाएगा तो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा, तो उसको कहाँ लाना पड़ेगा, वापस हार्ट में। मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है पहले वो लंग्स के पास जाएगा, लंग्स के पास जाएगा तो जो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो जाएगा, और वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से कहाँ जाएगा, हार्ट में जाएगा। दिस ऑक्सीजन रिच ब्लड, जो ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है वो बाकी पंप कर देगा हार्ट कहाँ पर, पूरी बॉडी के अंदर, क्योंकि हमें तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही चाहिए ना। अब जैसे ये देखिए से बॉडी पार्ट्स है, बॉडी पार्ट्स में क्या है, हमारे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले कहाँ जाएगा, ये जाएगा पहले राइट एट्रियम के अंदर, फिर राइट एट्रियम से जाएगा ये राइट वेंट्रिकल के अंदर, फिर राइट वेंट्रिकल से जाएगा लंग्स के अंदर, लंग्स में जाएगा तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कहाँ किस में चेंज कर देगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में चेंज कर देगा। अब ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा लेफ्ट एट्रियम के अंदर, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर जाएगा ये बॉडी पार्ट्स के अंदर। तो बॉडी पार्ट्स के अंदर क्या हो गया, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पहुंच गया। तब मैंने बताया था आपको कि हार्ट में 4 पार्ट्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है लंग्स से वो कहाँ जाता है, कम्स टू द थिन वॉल्ड अपर चैम्बर ऑफ द हार्ट ऑन द लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। जो ऑक्सीजन रिच ब्लड लंग से मिलता है वो कहाँ जाता है, लेफ्ट एट्रियम में जाता है। लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स है, जब लेफ्ट एट्रियम रिलैक्स करता है जब वो ब्लड को कलेक्ट कर रहा होता है, उसके बाद वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब सिकुड़ जाता है। इट देन कॉन्ट्रैक्ट्स वाइल द नेक्स्ट चैम्बर, जो नेक्स्ट चैम्बर होता है जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो रिलैक्स होता है क्योंकि ब्लड ट्रांसफ़र हो रहा है। यही तो मैंने बताया आपको, राइट एट्रियम से फिर राइट वेंट्रिकल में गया, सॉरी लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया ऑक्सीजन रिच ब्लड। व्हेन द मस्कुलर लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट्स, जब लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वो कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड क्या हो जाता है, पूरी बॉडी में पंप हो जाता है। अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, पहले जो मैंने आपको ये पढ़ाया ऊपर ऑक्सीजन रिच ब्लड वाला, इसमें ये वाला पोर्शन है कि जो ऑक्सीजनेटेड रिच ब्लड जो लंग्स से आया था वो पहले हमारे लेफ्ट एट्रियम में गया, फिर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में गया, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से बॉडी पार्ट्स में गया। अब बॉडी पार्ट्स में क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैसे कैसे जाएगा, तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ से आया, पूरी बॉडी में से आता है। कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द अपर चैम्बर ऑन द राइट एट्रियम, तो राइट एट्रियम में जाएगा। एज इट रिलैक्स करेगा एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर जब राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, येलो कलर ले लेते हैं। एज द राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट, जो कॉरस्पॉन्डिंग लोअर चैम्बर होता है राइट वेंट्रिकल वो क्या करता है, डायलेट करता था, मतलब एक टाइम पे एक रिलैक्स करता है, दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, फिर दूसरा कॉन्ट्रैक्ट करता है, तो पहला रिलैक्स करता है, ऐसे ही होता है। दिस ट्रांसफर ब्लड टू द राइट वेंट्रिकल, उससे क्या होता है, ब्लड फिर राइट वेंट्रिकल में पहुंच जाता है, विच इन टर्न पम्प्स इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, तो फिर क्या करता है, ये पंप कर देता है लंग्स के अंदर, जिससे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप कर देता है लंग्स के अंदर, जिससे कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड बन जाए। सिंस वेंट्रिकल्स हैव टू पंप ब्लड इनटू वेरियस ऑर्गन्स, जो वेंट्रिकल्स होते हैं उनको ब्लड को पंप करना पड़ता है बहुत सारे ऑर्गन्स में, इसलिए उनकी क्या होती है, थिकर मस्कुलर वॉल्स होती है एज कम्पेयर टू एट्रिया। वॉल्स इंश्योर दैट ब्लड डज नॉट फ्लो बैकवर्ड्स, वॉल्स इंश्योर करते हैं कि जो ब्लड है वो बैकवर्ड फ्लो ना करे जब एट्रिया और वेंट्रिकल क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। अब है ऑक्सीजन एंटर द ब्लड इन द लंग्स, ऑक्सीजन जो एंटर करती है ब्लड के अंदर। द सेपरेशन ऑफ द राइट साइड इन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, जो सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का जो हार्ट का, वो इज़ यूजफुल टू कीप ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम मिक्सिंग। ये किस लिए सेपरेशन होता है राइट साइड और लेफ्ट साइड का हार्ट का, जिससे कि जो दोनों ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो मिक्स ना हो सके। सच सेपरेशन अलाउज अ हाईली सफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी, सेपरेशन की वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से हो जाती है। दिस इज़ यूजफुल इन एनिमल्स दैट हैव हाई एनर्जी नीड्स,
ये उन एनिमल्स में होते हैं जिनकी ज़्यादा एनर्जी की नीड्स होती है, जैसे कि बर्ड्स हो गए, मैमल्स हो गए, विच कॉन्स्टेंटली यूज़ एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर, जो कि कॉन्स्टेंटली यूज़ करते हैं एनर्जी का अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। अब ये डायग्राम है जिससे देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट एंड एक्सचेंज ऑफ गैस, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये है वेन, ये बॉडी से आई, उसके बाद ये वीना कावा में, फिर ये हार्ट दिख रहा है आपको, उसके बाद ये पल्मोनरी आर्टरी टू लंग्स, ये लंग कैपिलरीज, पल्मोनरी वीन फ्रॉम लंग्स, ये एओर्टा, ये बॉडी में, फिर ये आर्टरी, और जो ये क्या है कैपिलरीज है बॉडी ऑर्गन्स में जो कि लंग्स से अलग होती हैं। इन एनिमल्स के अंदर जो इस एनर्जी का यूज़ नहीं करते हैं, द बॉडी टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन द टेम्परेचर इन द एनवायरनमेंट, उनका बॉडी टेम्परेचर किस पर डिपेंड करता है कि वो किस टेम्परेचर में रह रहे हैं, मतलब किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। सच एनिमल्स लाइक एम्फीबियंस और मैनी रेप्टाइल्स, ऐसे एनिमल जैसे कि बहुत सारे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, उनके अंदर क्या होता है 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है, वो टॉलरेट कर लेते हैं थोड़ा बहुत मिक्सिंग ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का। फिशेज हैव ओनली 1 चैम्बर टू देयर हार्ट्स, फिशेज के अंदर ओनली 2 चैम्बर्स होते हैं उनके हार्ट में, एंड द ब्लड इज पम्प टू द गिल्स, और जो ब्लड है वो गिल्स में पंप हो जाता है, वहाँ पर ऑक्सीजनेटेड हो जाता है, उसके बाद क्या होता है डायरेक्टली कहाँ चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर चला जाता है। इसका मतलब जो ब्लड है वो दिस ब्लड गोज ओनली वंस थ्रू द हार्ट इन द फिश, जो ब्लड है वो हार्ट में एक ही बार जाता है ड्यूरिंग 1 साइकिल ऑफ पैसेज थ्रू द बॉडी, जब मतलब जब पैसेज होता है पूरी बॉडी में, साइकिल जब घूमती है, मतलब ऑक्सीजन को पहुंचाना है पूरी बॉडी में, तो एक ही बार जाता है फिश के अंदर, ब्लड का सर्कुलेशन एक ही बार होता है। इन वर्टिब्रेट्स के अंदर क्या होता है, इट गोज थ्रू द हार्ट ट्वाइस, वो हार्ट के बाद हार्ट के अंदर 2 बार जाता है ब्लड, एक बार ऑक्सीजनेटेड एक बार डीऑक्सीजनेटेड, तो उसलिए उसको क्या बोलते हैं डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। अब ब्लड प्रेशर, द फोर्स दैट ब्लड एक्सर्ट्स अगेंस्ट द वॉल ऑफ ए वेसल, जो फोर्स जो ब्लड लगाता है वेसल की वॉल्स के अंदर, उसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर का मशीन देखी होगी, पुराने ज़माने में ऐसे ही नापते थे। ये है ब्लड प्रेशर 120/80, 120 सिस्टोलिक के लिए यूज़ करते हैं, 80 डायस्टोलिक के लिए। ये क्या है आर्टरी, क्या करते हैं पहले रबर कफ बांध देते हैं और इसको एयर से दबाते हैं फुस करके, उसके बाद प्रेशर रखते हैं कितना 120 से ऊपर, उसके बाद आर्टरी क्लोज हो जाती है। फिर जब 120 के आ जाती है नीचे, तो फिर हम क्या करते हैं साउंड सुनते हैं, स्टेथोस्कोप में सुनाई देती है। उसके बाद जब प्रेशर हो जाता है बिलो 80 तो साउंड स्टॉप हो जाती है। तो ऐसे हम अपना ब्लड प्रेशर मेजर कर सकते हैं। दिस प्रेशर इज़ मच ग्रेटर इन आर्टरीज देन इन वेन्स, जो प्रेशर है वो आर्टरीज में ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू वेन्स। द प्रेशर ऑफ ब्लड इनसाइड द आर्टरी, जो ब्लड का प्रेशर होता है आर्टरी के अंदर, वो वेंट्रिकुलर सिस्टोल के दौरान, मतलब जब कॉन्ट्रैक्शन होता है वेंट्रिकल का, तो उसको क्या बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। द प्रेशर इन आर्टरी, जो आर्टरी के अंदर प्रेशर होता है ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर डायस्टोल, मतलब जो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन होता है, तो उसको क्या बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 120 मिलीमीटर ऑफ Hg, और डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है 80 मिलीमीटर ऑफ Hg। और ब्लड प्रेशर किससे नापते हैं, ब्लड प्रेशर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको क्या बोलते हैं स्फाइग्मोमैनोमीटर। हाई ब्लड प्रेशर इज ऑल्सो कॉल्ड हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर को क्या बोलते हैं हाइपरटेंशन बोलते हैं। अब वो किस वजह से होता है, जब आर्टरियोस कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएं, जिसकी वजह से क्या होता है ब्लड फ्लो नहीं हो पाता है। इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ एन आर्टरी, इसकी वजह से आर्टरी रप्चर हो सकती है और इंटरनल ब्लीडिंग भी हो सकती है। अब द ट्यूब्स ब्लड वेसल्स, आर्टरीज वेसल्स होती हैं विच कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब इसको याद करने के लिए बताया कि अवे, अब ए से आर्टरी, ए से अवे, ऐसे याद कर सकते हैं। सिंस द ब्लड इमर्जेस फ्रॉम द हार्ट अंडर हाई प्रेशर, जो ब्लड है वो हार्ट से निकलता है बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर में, इसलिए आर्टरीज की क्या होती हैं थिक और इलास्टिक वॉल्स होती हैं। जो वेन्स होती है, वेन्स क्या करती हैं कलेक्ट करती हैं ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन से और उसको कहाँ लेके जाती हैं हार्ट के पास लेके आती हैं। उनको थिक वॉल्स नहीं चाहिए क्योंकि जो ब्लड है वो ज़्यादा प्रेशर के अंदर नहीं होता, उनके पास क्या होती है वॉल्स होती है, ये इंश्योर करने के लिए जो ब्लड है ओनली एक डायरेक्शन में फ्लो करे। ऑन रीचिंग एन ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन और टिश्यू के पास पहुंचने के बाद जो आर्टरी है वो डिवाइड हो जाती है किसके अंदर स्मॉलर एंड स्मॉलर वेसल्स के अंदर, टू ब्रिंग द ब्लड इन कॉन्टैक्ट विद ऑल द इंडिविजुअल सेल, जिसकी वजह से ब्लड है वो हर एक सेल के साथ कॉन्टैक्ट में रहे। द स्मॉलेस्ट वेसल्स है वॉल्स, जो स्मॉलेस्ट वेसल होती है उनकी वॉल्स होती है जो कि कितनी होती है 1 सेल थिक होती है, उनको क्या बोलते हैं कैपिलरीज बोलते हैं। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन द ब्लड एंड सराउंडिंग सेल्स, जो ब्लड और सराउंडिंग सेल्स के बीच में जो एक्सचेंज होता है वो भी इस थिन वॉल मतलब कैपिलरीज के थ्रू होता है। द कैपिलरीज देन जॉइन टुगेदर, जो कैपिलरी है वो जुड़ जाते हैं जिससे क्या बनाते हैं वेन्स बनाती हैं।
दैट कन्वे द ब्लड अवे फ्रॉम द ऑर्गन और टिश्यू, जो कि ब्लड को ऑर्गन टिश्यू से दूर लेके जाती हैं। मेंटेनेंस बाय प्लेटलेट्स, अब प्लेटलेट्स क्या क्या मेंटेन करती है। लीकेज ऑफ ब्लड वुड लीड टू अ लॉस ऑफ प्रेशर विच विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द पंपिंग सिस्टम। कभी कभी जैसे चोट लग जाती है तो पता है कि ब्लड लीक होता है, तो उससे क्या, तो प्रेशर का लॉस हो जाता है, जिससे क्या पंपिंग सिस्टम की एफिशिएंसी भी कम हो सकती है। इसको ठीक करने के लिए तो ब्लड के पास प्लेटलेट सेल्स होती हैं जो कि हमारी बॉडी के अंदर क्या करती है, सर्कुलेट करती रहती हैं, और जो लीक्स हो जाते हैं, मतलब ब्लड निकल जाता है तो उनको प्लग कर देती हैं, वहाँ पर एक क्लॉट कर देती है जहाँ पर इंजरी हुई होती है। अब लिम्फ क्या होता है। लिम्फ देयर इज़ अनदर टाइप ऑफ फ्लूइड, एक दूसरा टाइप का फ्लूइड होता है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में ही इन्वॉल्व होता है, उसको क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं या टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, पोर्स प्रेजेंट होते हैं कैपिलरीज के वॉल्स के अंदर, तो इसलिए कुछ प्लाज्मा, थोड़े अमाउंट में प्लाज्मा, थोड़ा अमाउंट में प्रोटीन, जो ब्लड सेल्स के आते हैं वो इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर चले जाते हैं, जो कि टिश्यू के अंदर होता है, क्या बनाने के लिए, वो बना देते हैं उससे टिश्यू फ्लूइड और लिम्फ बना देते हैं। इट इज़ सिमिलर टू द प्लाज्मा ऑफ ब्लड, ये ब्लड प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन जो ये लिम्फ होता है ये कलरलेस होता है, उसके अंदर प्रोटीन भी कम मात्रा में होता है। लिम्फ ड्रेन्स इनटू लिम्फेटिक कैपिलरीज फ्रॉम द इंटरसेलुलर स्पेसिस, अब जो लिम्फ है वो इंटरसेलुलर स्पेसिस से कहाँ चला जाता है, लिम्फेटिक कैपिलरीज के अंदर चला जाता है, विच जॉइन टू फॉर्म लार्ज लिम्फ वेसल्स, जो कि जुड़कर क्या बनाते हैं, लार्ज लिम्फ वेसल्स बनाते हैं, जो कि किसमें पहुँच जाते हैं, फाइनली लार्जर वेन्स में पहुँच जाते हैं। लिम्फ कैरीज डाइजेस्टेड एंड एब्जॉर्ब फैट, लिम्फ क्या कैरी करते हैं, डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट करते हैं, कहाँ से, इंटेस्टाइन से, एंड ड्रेन्स एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, और ड्रेन कर देते हैं, मतलब निकाल देते हैं, जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में से जो एक्सेस फ्लूइड होता है उसको निकाल देते हैं, और फिर उसको वापस ब्लड में भेज देते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उन्हें भी ये चैप्टर समझने में आसानी हो। इसका थर्ड पार्ट मैं जल्द ही लेके आऊँगी।